स्कूल जाने वाले हर एक इंसान को पूरे स्कूल लाइफ में कम से कम एक बार फील्ड ट्रिप पर ले जाया जाता है। ज्यादातर यही कहा जाता है कि फील्ड ट्रिप एजुकेशन पर्पस के लिए होती है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि फील्ड ट्रिप आपके दोस्तों के साथ एक मजेदार ट्रिप होती है। लेकिन अगर आपके पास मेरे जैसे दोस्त हैं तो चीजें बहुत अलग और गलत हो सकती हैं। यह घटना 2000 के दशक की शुरुआत में हुई थी, जब कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इंटरनेट नई चीजें थी। लोग इन चीजों से काफी अट्रैक्टेड थे। मेरे पेरेंट्स एक अकाउंटेंट ऑफिस में काम करते थे, इसलिए भले ही वे कभी कभार कंप्यूटर का यूज करते थे, उस समर्स में हमारी फील्ड ट्रिप डिक्लेयर कर दी गई थी। हमारा स्कूल हमें कुछ टाउन्स में एक फार्म में ले जा रहा था और हमें जानवरों की देखरेख और डेयरी प्रोडक्ट्स बनाना सिखाना था। लेकिन ये ट्रिप का सबसे कम इंटरेस्टिंग पार्ट था। सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें रात भर बाहर रुकने का मौका मिल रहा था। उस वक्त मैं लगभग 11 साल का था। हमारे स्कूल में ज्यादातर स्टूडेंट्स भी नहीं थे और सभी 56 स्टूडेंट्स ट्रिप पर जा रहे थे। हम में से एक जैक था और उसके पिताजी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या किसी ऐसी ही फील्ड में काम करते थे, इसलिए वो अकेला ऐसा इंसान था जिनके घर पर कंप्यूटर था। मेरे समेत पूरे क्लास को उससे थोड़ी भी जेलस फील होती थी, क्योंकि वो इंटरनेट पर अपने होमवर्क के जवाब ढूंढने और ऑनलाइन गेम खेलने के बारे में शीख ही भगाता था। लेकिन उस लड़के को जो सबसे बुरी चीज पता चली वो थी डार्क वेब तक जल्दी पहुंचना। हालांकि उस वक्त तक डार्क वेब इतना खराब नहीं था जितना आज है। ये ज्यादातर बिना लाइसेंस वाले एप्लीकेशंस डाउनलोड करने और इल्लीगल सामान खरीदने का हब था। जैक डार्क वेब का फैन था और वो हमारे फील्ड ट्रिप के कुछ दिन पहले ही वो काला जादू टोने के एक प्लेटफॉर्म पर ऐड हुआ था और वो हमें उस प्लेटफॉर्म में सीखी गई सभी चीजें बताता था। हम यंग थे और मूर्ख भी, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे और हम सब उसकी बात से एग्री हो गए। फील्ड ट्रिप के दिन जैक ने हमें बताया कि वो रिचुअल के लिए जरूरी सभी चीजें लाया है। हम फील्ड पर पहुंच गए और पलक झपकते ही दिन बीत गया। हमें यह देखने में बहुत मजा आया कि फील्ड के जानवरों को कैसे संभालना है और डेयरी प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं। हमें अपने फील्ड का ज्यादातर फायदा देने के लिए हमारे सोने की अरेंजमेंट एक पुराने बाड़े में की गई थी। इसमें बेड्स, टॉयलेट्स और वो सब कुछ था जिसकी हमें जरूरत थी। लेकिन वो बाड़ा काफी देहाती और पुराना था। बाड़े के ठीक पीछे एक बड़ा स्टोरेज एरिया था। जब हम पहले फील्ड का दौरा कर रहे थे तो हमने देखा कि इस स्टोरेज हट का एक बड़ा हिस्सा खाली था, जिसका मतलब था कि हमारे लिए वो रिचुअल करने के लिए काफी जगह थी। उस रात जब सभी लोग सो गए तो टीचर्स के साथ साथ फार्म पर काम करने वाले लोग भी हमें अकेला छोड़कर गए थे। जैक, मैं और हमारे 3 दोस्त अपना सामान लेकर स्टोरेज हट की तरफ निकल दिए और हम सभी एक घेरे में हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। जैक ने उसके सामने कागज रख दिया था और उसमें कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया था। बेसिकली हमारा टारगेट हमारे आसपास के किसी आत्मा से बात करना था। हमारे रिचुअल शुरू करने के कुछ मिनट बाद तक जैक अपने मंत्रों का जाप कर रहा था, लेकिन कुछ भी अलग नहीं हो रहा था। हमारी पीठ और पैर दर्द कर रहे थे और बस इतना ही। उसे हमारी परेशानी का ध्यान तक नहीं रहा। हम में से एक लड़का इस रिचुअल को छोड़कर बेड पर जाना चाहता था, लेकिन जैक ने मंत्र जपना जारी रखा। उसे इस रिचुअल पर पूरा यकीन था, लेकिन हम सब परेशान हो चुके थे। जैसे ही मैं घेरा तोड़कर वापस बेड की तरफ जाने वाला था, सभी मोमबत्तियां की लपटें तेज हो गईं और झोपड़ी के चारों तरफ एक चमकीला नारंगी रंग छा गया था। अब हम सभी पूरी तरह से अवेयर हो गए थे और जैक पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। वो खुश था कि ये रिचुअल काम कर गया था और इससे पहले कि हम रिएक्ट कर पाते, अचानक मोमबत्तियों में से एक, जो घास के ढेर के बहुत करीब थी, एक बार फिर से चल उठी, जिससे घास में आग लग गई थी। घास के बड़े बंडल में आग लग गई और जल्द ही ये आग शेड में लकड़ी की निचली छत तक पहुंच गई, जिससे उसमें भी आग लग गई। हमें तुरंत पता चल गया कि पूरी झोपड़ी आग की लपटों में घिर जाएगी। हम चारों बाड़ में वापस भागने और अपने बेड में सोने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही हम सब बैठे, जैक वहीं पागलों की तरह हमें देखकर हंस रहा था। हमने उसे अपने साथ खींचने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। वो वहीं उठते धुएं और आग की लपटों के बीच में मुस्कुराता हुआ बैठा रहा। जैक के अलावा वहां मैं रह गया था। धुआं पहले से ही मेरे फेफड़ों में जा रहा था
लेकिन मेरे दोस्तों में से ब्रूस ने मुझे झोपड़ी से बाहर खींच लिया और जैक को फर्श पर बिठा दिया। हम सब बेड पर आ गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं इतना डर गया था कि कांप रहा था। जल्द ही हमने बाहर हंगामा सुना और देखा कि फार्म पर काम करने वाले सभी वर्कर्स उस हट के आसपास इकट्ठा हो गए थे और पानी की बाल्टियां डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। जल्द ही हमारा टूर गाइड हमारे बाड़ में आया और हमें तुरंत उठने और जगह खाली करने के लिए चिल्लाया। हालांकि लगभग 15 लोग छोटी हट पर लगातार पानी फेंक रहे थे, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही थी और हम सभी नारंगी लाल आग की लपटों को आकाश की तरफ उठते हुए देख सकते थे। आखिरकार फायर ब्रिगेड पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया और हम सभी बच्चे डर कर ये सब देखते रहे। अगली सुबह जब सब कुछ शांत हुआ, उन्होंने आग लगने का कारण ढूंढना शुरू कर दिया और शेड की ढही हुई छत के नीचे उन्हें एक लड़के का जला हुआ शव मिला। जब हमारे टीचर्स ने छूटे हुए स्टूडेंट्स की गिनती की तो उन्हें यह पता लगने में देर नहीं लगी कि जैक ही वो मरा हुआ लड़का है। क्योंकि काफी वक्त से वो फार्म में कहीं नहीं मिल रहा था। टीचर्स ने सभी स्टूडेंट से पूछना शुरू कर दिया कि क्या वे जैक के बारे में कुछ जानते हैं, और इस डर से कि हमारे टीचर और पेरेंट्स हमें डांटेंगे, मैंने और मेरे दोस्तों ने टीचर्स को रिचुअल के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। लेकिन ये फैक्ट था कि जैक ने अपनी इच्छा से खुद को जला लिया और यह सच्चाई मुझे जिंदा खा रही है। वो ऐसा क्यों करेगा? हमारा रिचुअल भयानक तरीके से गलत हो गया था। कुछ हफ्ते बाद मामले को एक दुर्घटना के रूप में पेश किया गया और जैक के पेरेंट्स पूरी तरह से टूट गए थे और हम उन्हें ये भी नहीं बता सके कि उनकी बेटी की मौत क्यों और कैसे हुई। उसके बाद हमारे स्कूल ने कभी भी रात भर की ट्रिप या ऐसी किसी भी रात की ट्रिप नहीं रखी थी, लेकिन मैं इससे दूर नहीं रह सकता था क्योंकि जैक की डरावनी स्माइल हर रात मेरे सपनों में दिखाई देती थी और मेरे सपनों में वो मुझे कुछ बताने की कोशिश करता था, लेकिन मैं हमेशा उसे समझने में नाकाम रहता था। कई साल बीत गए और हालांकि मैं लाइफ में आगे बढ़ चुका था, फिर भी मैं इस घटना से पूरी तरह से उबर नहीं पाया। ये अभी भी मेरे दिमाग में पिछले हिस्से में मौजूद था। जलती हुई मोमबत्तियां या घेरे में बैठे लोग जैसी छोटी छोटी चीजें मेरी यादों को जगा देती हैं, जब तक कि मैं खुद एक डार्क रेडिट ग्रुप पर नहीं पहुंच गया। जैसे ही मैंने उस ग्रुप का पता लगाया, मुझे एहसास हुआ कि जैक ने जो कहा था और वो जो आत्माओं के संपर्क करने का एक रिचुअल था, असल में एक राक्षस के लिए खुद को बलिदान करने का एक रिचुअल था और जैक ने बिल्कुल वैसा ही किया था। जैक ऐसा क्यों करेगा? क्या वो किसी चीज के लिए प्रभाव में था? क्या डार्क वेब पर मौजूद लोगों ने उससे कुछ ऐसा वादा किया था जिसका वो विरोध नहीं कर सका? वे बच्चे को ऐसा कुछ करने के लिए कैसे एग्री कर पाए? क्या उसे भी पता था कि वो किस तरह का रिचुअल था? क्या आप में से किसी को भी कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? क्या आपने कभी हॉन्टेड रिचुअल्स में पार्टिसिपेट किया है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।